Hello friends, this is Navneet and today we are going to discuss about African Union. हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज़ है इसमें हमारा आज का टॉपिक है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन वो ऑर्गेनाइजेशन जो अफ्रीका के सामने जो कॉमन चैलेंजेस हैं उनको आपस में मिलकर सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना और अफ्रीका के लिए कॉमन डेवलपमेंट एजेंडा और बेटर इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट करने पे जिसका जोर है। अफ्रीकन यूनियन को समझना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है कि अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट रहा है जो सालों से कहीं ना कहीं एक तरह से कॉलोनियल पावर, बाद में नियो कॉलोनियल पावर के सब्जुगेशन के स्ट्रक्चर के नीचे कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करता रहा है, कहीं ना कहीं उसके साथ उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है। तो अफ्रीकन यूनियन एक वो कोशिश थी कि जिसके तहत नियो कॉलोनियल स्ट्रक्चर से अफ्रीका को बाहर निकाल कर एक इंटीग्रेटेड अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स बनाया जाए। ये इंश्योर किया जा सके कि जो अफ्रीका के जो रिसोर्स हैं इस पे काबू अफ्रीकन्स का रहे, अफ्रीकन्स अपनी खुद की फेथ, खुद की डेस्टिनी खुद डिसाइड करें, ना कि वर्ल्ड पावर्स उनको डिक्टेट करें, जो कि होता रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद अफ्रीकन कंट्रीज़ की रही कि आज़ादी के बाद भी मुकम्मल तौर पे अफ्रीकन स्टेट्स के पास आज़ादी नहीं आ पाई। वो कहीं ना कहीं अपनी एक्स कॉलोनियल पावर या वर्ल्ड पावर्स के एजेंडाज़ के एक तरह से प्रॉक्सी बन के या उनके एजेंट बन के उनके इंटरेस्ट को पूरा करने में फोकस्ड है। और यही कारण है कि जो अफ्रीका की एक तरह से आप कह सकते हैं करप्ट लीडरशिप है या वो लीडरशिप है जिसको खुद की जो हद तक सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप, उसके नतीजे में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने सफ़र किया। तो हमारी आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे अफ्रीकन यूनियन की। अफ्रीकन यूनियन एक जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटल 52 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता 55 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 52 जो हैं वो रिपब्लिक्स हैं और 3 मोनार्कीज़ हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखें पूरा का पूरा अफ्रीका इसका मेंबर है, जो कि दुनिया का एक बड़ा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा रहता है, जो दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज का एक बड़ा हब है। उस इलाके को रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, बेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई। इसकी फाउंडेशन जो है वो 2001 में रखी गई और लॉन्च इसको 2002 में किया गया। और इसका जो मकसद था वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी जो OAU है उसको रिप्लेस करना था, जब उन्हें लगा कि OAU जो है वो रिलेवेंट नहीं रहा इतना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में और कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे फॉल्ट्स हैं जिसके कारण अफ्रीका का बेटर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा। तो उसको कहीं ना कहीं उन जो प्रॉब्लम्स हैं, उन लूप होल्स को हटाने के लिए AU को एक इफेक्टिव यूरोपियन यूनियन के मॉडल के तौर पर सेट डाउन करने के हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन को अफ्रीकन यूनियन को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया गया। इसके टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2,92,22,000 स्क्वायर किलोमीटर पे इसका एरिया मुश्तमिल है, जिसकी टोटल आबादी करीबन 1 अरब 25 करोड़ के आसपास है सन 2006 के डाटा के हिसाब से। इसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा जो इथोपिया में, और इसके पीछे एक बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इथोपिया वो इकलौती ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसे कभी भी कॉलोनाइज नहीं किया जा सका। ऑल्दो इटली ने इस पर कब्जा किया सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, लेकिन वो कॉलोनाइजेशन नहीं था और उसको लेकर लगातार स्ट्रगल होता रहा। तो सबसे लंबे वक्त तक आज़ाद रहने वाली अफ्रीकन कंट्री कोई है तो इथोपिया है। और जो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट है उसका जो उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में की गई। अफ्रीकन यूनियन के अंदर UN को और USA और EU के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जो बड़ी वर्ल्ड पावर्स हैं, जो बड़े वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अफ्रीकन यूनियन को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखते हैं जो अफ्रीकन लोगों के हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। इसने बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन पर जो अफ्रीकन यूनिटी है उसको सक्सीड किया था, जिसके जो रूट्स हैं वो 20वीं शताब्दी के मध्य में हमें देखने को मिलते हैं। ये वो दौर है, देखिए अफ्रीकन हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकली अफ्रीका जो रहा वो कॉलोनाइजेशन के चंगुलों में फंसा हुआ कॉन्टिनेंट रहा। कॉलोनियल पावर्स ने, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे ब्रिटेन हो, उन्हें लगातार यहाँ एक्सप्लॉयटेशन किया। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें किस तरह से बेल्जियम ने जो आज का कॉन्गो है, जब वहाँ पर जो लोकल प्लांटर्स थे, जब वो रबड़ का कोटा पूरा नहीं कर पाते थे तो किंग लियोपाल्ड II के तहत उनके हाथ कटवा दिए जाते थे जब उनका रिजीम वहाँ था फ्री कोंगोलीज सोसाइटी का। अगर आप देखें किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया गया, किस तरह से एक्सटर्मिनेशन किया गया, नेटिव अफ्रीकन्स को साउथ अफ्रीका में उनकी लैंड से हटाया, पहले बोर रिपब्लिकन्स ने, फिर ब्रिटिशर्स ने। तो एक हिस्टोरिकल पूरी की पूरी सीरीज़ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की और एक्सप्लॉयटेशन की चलती आ रही थी। 20th सेंचुरी का जो मिड का दौर है वो दौर है जब अफ्रीका के अंदर नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था, अफ्रीकन नेशनलिज्म का दौर था। अभी अफ्रीकन नेशनलिज्म क्या होता है? अफ्रीकन नेशनलिज्म के जो पितामह आप कह सकते हैं उसमें पैट्रिक लुमाम्बा आते हैं, जो कि कॉन्गो के पहले प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे इलेक्टेड। नुकुरमा आते हैं जो घाना के थे। इस तरह के जो लीडर्स थे, बाद में आपके अगर इसमें आपके अफ्रीकन नेशनलिज्म में मोहम्मद गद्दाफ़ी को कई लोग सनकी रूलर कहते हैं, बट अगेन गद्दाफ़ी पैन अफ्रीकनिज्म और अफ्रीकन नेशनलिज्म की बात करता है। इस तरह के लीडर्स आते हैं। देखिए नुकुरमा, लुमाम्बा,
जो इस तरह के लीडर्स थे, इनका ये मानना था कि अफ्रीका का हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियल पावर्स ने किया है, और जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सब्जुगेट करके रखना चाहती हैं अफ्रीका को। इसलिए अफ्रीका की डेस्टिनी खुद अफ्रीकन डिसाइड करेंगे। एक बेटर इंटीग्रेटेड अफ्रीका दुनिया की एक बड़ी अंदर पावर के तौर पर स्टैब्लिश हो सकता है, और ये ज़रूरी है कि अफ्रीका का एक बेहतर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन है वो हो, ताकि अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स का जो सपना है वो पूरा किया जा सके, अफ्रीका फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आ सके, जो एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अफ्रीकन्स के हाथ में हो, रियल ताकत अफ्रीकन्स के हाथ में, और अफ्रीकन्स अपनी डेस्टिनी डिसाइड करें, ना कि जो न्यू कॉलोनियल पावर्स हैं। अब न्यू कॉलोनियल पावर्स कैसे रूल करती है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक कंट्री है जो आज़ाद हुई, लेकिन आज़ाद करते समय जो कॉलोनियल पावर है वहाँ ऐसे लीडर्स के हाथ में ताकत देके गई जिसके पास कोई ग्रास रूट लेवल है पॉलिटिकल पावर नहीं है, और सत्ता में रहने के लिए उसे सपोर्टर चाहिए, और वो सपोर्ट उसको एक्स कॉलोनियल पावर देती है। तो इस केस में जो रूलर होता है, वो जिस कंट्री का जो इलेक्टेड रूलर होता है नया भाई, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन से ज़्यादा उस एक्स कॉलोनियल पावर या वर्ल्ड पावर के प्रति हो जाती है, बिकॉज वो पावर जो है वो कहीं ना कहीं उसको ताकत में रख रहा है, तो वो अपने लोगों के बजाय उस पावर के प्रति ऑनेस्ट होता है। और अफ्रीका में अक्सर ही देखने को मिलता है कि भले ही फ्रांस ने, बेल्जियम ने अपनी कॉलोनीज को आज़ादी दे दी हो, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस लगातार करते रहते हैं। जैसे फ्रांस पर लगातार इल्ज़ाम लगता रहा है कि माली की पॉलिटिक्स में उसने हमेशा मिलिट्री को सपोर्ट किया है। जब जब किसी प्रेसिडेंट ने माली के इंटरेस्ट के ऊपर काम करने की कोशिश की, उसने माली की मिलिट्री के थ्रू वहाँ कू करवाकर अपने फेवर में वापस सब कुछ करवा दिया। वहीं आप बेल्जियम को देखें, कॉन्गो पे आज भी जो बेल्जियम कंपनीज हैं वो कॉन्गो के जो मिनरल रिसोर्सेज, अफ्रीका इज़ अ मिनरल रिच रिसोर्स, आपके पास सब कुछ है, कॉपर है, आयरन है, आपके पास डायमंड है, गोल्ड है, लेकिन आपके पास नहीं है तो ऑनेस्ट लीडरशिप जो आपके लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। वहाँ की लीडरशिप के साथ प्रॉब्लम क्या है, लीडरशिप दो तरह की होती है। एक मास बेस्ड लीडरशिप जिसके पास जनता के पास ताकत है, जो जनता की ताकत से चुनकर, और एक ऐसी होती है जो इम्पोज लीडरशिप। ये जो लीडर्स रही इम्पोज किए गए कॉलोनियल पावर्स के द्वारा, और या वो कूस के थ्रू आए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स को हटा कर, जो कू करके आता है उसको एक इंटरनेशनल सपोर्ट जो उसे पता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन के अगेंस्ट है, तो ये सपोर्ट जो सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो एक्स कॉलोनियल पावर्स या न्यू कॉलोनियल पावर्स है वो इनको प्रोवाइड करवाती हैं। 1963 में OAU की फाउंडेशन होती है, और उस समय भी इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में था। उस समय इसमें 32 नेशंस थे। ये वो दौर है जब अफ्रीका में एक तरह से फ्रीडम मार्च चल रहा था, एक के बाद एक कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, चाहे वो घाना हो, चाहे वो युगांडा हो, चाहे वो कीनिया हो, केनियाटा के नीचे, चाहे वो आपका कॉन्गो हो। और ये जो लीडर्स थे उस ज़माने के, वो ये लीडर्स कहीं ना कहीं एक अप्रोच लेके चल रहे थे कि वो पैन अफ्रीकन आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे, वो एक अफ्रीकन नेशनलिज्म के ऊपर चलना चाहते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर जो अफ्रीकन सोसाइटीज़ थी, ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर यहाँ नहीं था, जिसके नतीजे में यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, और जो लीडरशिप थी कहीं ना कहीं करप्ट थी, या उसमें सेंस ऑफ डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आ जाती थी, जिसके नतीजे में वन पार्टी स्टेट के कॉन्सेप्ट बहुत आए। अगर हम बात करें लुआम्बा की, तो भले ही वो कितने बड़े डेमोक्रेटिक क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने वन पार्टी सिस्टम को प्रमोट किया, जिसके नतीजे में जब, और कहीं ना कहीं सोशलिज्म, वो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी, ज़्यादातर जो नए देश थे वो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट थे, बिकॉज एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट कॉलोनियल पावर्स के प्रति जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे सबसे ज़्यादा उनके प्रति उनके दिमाग में थी, जिसके नतीजे में सोशलिज्म की तरफ उनका टिल्ट था। तो अमेरिका ने, या जो सो कॉल्ड वेस्ट है, उसने इनको एक एनिमी के तौर पर देखा और हमेशा इन्हें डिस्टेबल करवाने की कोशिश की। इसका नतीजा आप देखेंगे, चाहे वो कीनिया हो, चाहे वो आपका कॉन्गो हो, चाहे वो आपका घाना हो, यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाई गई, सिविल वॉर करवाए गए, इन्हें अनस्टेबल करवाया गया, जिसके नतीजे में एक अफ्रीका जो है वो लगातार हमेशा से कियोस में रहा। देखिए, इसका जो मेन एम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी का, वो कॉलोनिज्म को अपोज करना था। उस समय भी कई अफ्रीकन कंट्रीज गुलाम थी, जैसे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम थी, रंगभेदी रिजीम थी। अंगोला जो था वो पोर्तुगीज़ के अंडर में था। जिम्बाब्वे के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या रोडेशिया, सॉरी नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट, वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी रोडेशिया की। तो ये जो मूवमेंट्स थी, आप देखें, घाना छोटी सी कंट्री है, लेकिन घाना ने इनिशियल वे से ही, चाहे वो अफ्रीकन कांग्रेस हो, साउथ अफ्रीकन कांग्रेस हो, आपकी नेल्सन मंडेला की, उनसे सपोर्ट किया। जो मुगाबे की जो पार्टी थी जानू PF, उसे सपोर्ट किया। अंगोला के अंदर जो कम्युनिस्ट इंसर्जेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो लीडरशिप्स थी, ये अफ्रीका के अंदर जो कॉलोनियल और न्यू कॉलोनिज्म को अपोज करना। न्यू कॉलोनिज्म मतलब यही कि जो कंट्रीज आज़ाद हो गई वो डिसाइड कर उनका फेथ क्या है, ना कि एक्स कॉलोनियल मास्टर्स इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करे, जो हमेशा होता हुआ दिखता था। तो उसको अपोज करने के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म की गई थी। इसका जो दूसरा मेन मकसद था वो बेटर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर। देखिए, इसके पहले अफ्रीकन कंट्रीज़ का ना इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन था, उनका जो मेजर ट्रेड था वो अपनी एक्स कॉलोनियल पावर्स के साथ था या वेस्टर्न पावर्स के साथ था। अफ्रीका की कंट्रीज़ के विद इन ट्रेड बहुत कम था, बिकॉज हर कंट्री जो थी, ज़्यादातर कंट्रीज अलग अलग कॉलोनियल पावर्स के तहत थी, वो उनके बीच में ट्रेड नहीं होने देते थे। वो हमेशा नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन अपने फ़ायदे के लिए करते थे। इसके नतीजे में जो अफ्रीका का इंटीग्रेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन हो, चाहे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन हो, अफ्रीका की कंट्रीज़ के बीच में अगर आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खराब है, कॉलोनियल रूलर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे
केवल वहीं डेवलप करवाए जहाँ पर रॉ मटेरियल था, या पोर्ट्स की तरफ जो सड़कें जा रही थी वो डेवलप की, ताकि आप उसे एक्सप्लॉइट करें। अफ्रीकन कंट्रीज़ में अलग अलग रेल गॉजेस हैं। एक सालों से सपना देखा जाता है केप टू कायरो रेलवे लाइन का, दैट इज फ्रॉम इजिप्ट टू साउथ अफ्रीका। क्यों पूरा नहीं हो पाया? अलग अलग कॉलोनियल पावर्स के रहने के चक्कर में कभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है वो शट डाउन नहीं किया गया। साथ में जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनका कभी एम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आम जनता की बेनिफिट के लिए, जैसे ब्रिटेन में इंडिया में कहा जाता है कि इंग्लिश ने जो रेलवे है वो हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलप की गई, वही चीज़ें कहीं ना कहीं अफ्रीका में होती हुई दिखती थी। तो उसको प्रमोट करना, वो बेटर इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, एक अफ्रीका की वॉइस वर्ल्ड लेवल पर। अफ्रीका, नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर है। ज़्यादातर जो न्यू अफ्रीकन कंट्रीज थी जो आज़ाद हुई, चाहे वो घाना हो, चाहे वो युगांडा हो, कीनिया हो, इन्हें चाहे अफ्रीका, चाहे इजिप्ट हो, चाहे लीबिया हो, इन्होंने नॉन अलाइंड स्टैंड लेने की कोशिश की। गद्दाफी, नासर अब्दुल्ला आपके इजिप्ट के हों, चाहे लुआम्बा हो, चाहे आपके नुकरमा हो, ये जो लीडर्स थे, बाद में मुगाबे हो, ये नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे। बिकॉज इनका लॉजिक ये था कि अफ्रीका हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइट रहा, अफ्रीका हमेशा से कॉलोनिज्म के सेक्ट में रहा। कोल्ड वॉर में अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम वापस से एक तरह से सब्जुगेट हो सकते हैं। तो बेटर है कि हम हमारी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेकर चलें, हम अफ्रीकन आइडेंटिटी को लेकर चलें। यहाँ से 2 से 3 चीज़ों की शुरुआत होती है, जिसे कहते हैं पैन अफ्रीकनिज्म। पैन अफ्रीकनिज्म मतलब जो अफ्रीका की मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको प्रमोट करते हुए आप आगे बढ़ें, आप उसमें प्राइड फील करें। पैन अफ्रीकनिज्म एक हो गया। दूसरा होता है कि आप एंटी कॉलोनियल स्टैंड, एंटी न्यो कॉलोनियल स्टैंड लें। जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो ये एक्स कॉलोनियल पावर है, न्यो कॉलोनियल पावर है, यूएसए जैसी, इनके इंटरफेरेंस से अपनी पॉलिटिक्स को बचाएं। साथ के साथ में आप कॉन्सेप्ट प्रमोट करें अफ्रीकन यूनिटी का, कि अफ्रीकन जो हैं वो एक हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच को लेते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, 1990s तक का ये दौर है जब इसका फोकस जो था वो कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनिज्म पे था। लेकिन जब साउथ अफ्रीका में से अपार्थाइड रिजीम हट जाती है 1990s में, अंगोला को आज़ादी मिल जाती है, नामीबिया को आज़ादी मिल जाती है, तो ये वो दौर है जहाँ से इनका थ्रस्ट चेंज होता है। ओयू के लीडर्स को लगता है कि जो कॉलोनिज्म की फाइट है वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक नई तरह की फाइट है जो न्यू कॉलोनाइजेशन की है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनीज जो हैं, जो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं फॉरेन एड के नाम पर। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जिस तरह से जो एड दी जाती है उसके नाम पे हमारे पर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का दौर है जहां पर हमारे को मजबूर किया जा रहा है कि हम ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बने और हमें अनफेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़े। तो उससे कॉम्पीट करने के लिए, उससे चैलेंज करने के लिए हम एक यूनाइटेड अफ्रीकन फ्रंट बनाएं। यहीं से फोकस होता है अफ्रीका का कि फ्रॉम कॉलोनिज्म, एंटी कॉलोनिज्म, अफ्रीका जाना शुरू करता है डेवलपमेंट की ओर। यहाँ से जो एजेंडा शुरू होता है कि किस तरह से अफ्रीका को 21st सेंचुरी में लेके जाया जा सके, किस तरह से जो अफ्रीका की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो हेल्थ में HIV एड्स का इशू हो, चाहे वो कहीं ना कहीं टेररिज्म हो, वो आपके यहाँ सिविल अनरेस्ट हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी हो, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके दुनिया के साथ मिलकर। किस तरह से अफ्रीका ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एंटर करे वो सोचा जाए। इसके साथ आप समझे कि जो लीडर्स थे OAU के, गद्दाफी जैसे जो कि लीबिया के थे, इन्होंने ये जो फोकस करना शुरू किया वो पैन अफ्रीकनिज्म और अफ्रीकन यूनिटी की ओर था। ये चाहते थे यूरोपियन यूनियन जैसा जैसा आज है, इसके लाइन पे एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके जहां पर जो स्टेट्स हैं वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करें पॉलिटिकल इशूज़ में, और एक मजबूत फ्रंट क्रिएट करें जो अफ्रीकन इंटरेस्ट को साध सके। अफ्रीकन OAU में लेकिन कई प्रॉब्लम्स भी थी। पहला, जो लीडर्स थे वो यहाँ के वफादार नहीं थे अपनी आवाम के प्रति। यहाँ के जो लीडर्स थे ये हिस्टोरिकली वो लीडर्स थे जिनको कॉलोनियल पावर्स ने या तो गद्दी पे बिठाया था या जो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल से पावर में आए थे। लेकिन क्योंकि जो अफ्रीका की सोसाइटी है वो ट्राइबल सोसाइटी रही है, बड़ी मल्टी कल्चरल सोसाइटी रही है, तो कहीं ना कहीं हमेशा से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जाति विभेद, नस्ल विभेद होते रहे, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट हमेशा अनस्टेबल रही। गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए, ताकत को हाथ में रखने के लिए आप देखेंगे मिलिट्री ने अक्सर कू किए, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सिविल वॉर्स हुई, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही। गिने चुने अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो बार बार डेमोक्रेसी से डिरेलमेंट होता रहा। और जो डिक्टेटर आता है, डिक्टेटर की खासियत होती है, डिक्टेटर कभी जनता से सपोर्ट नहीं चाहता। डिक्टेटर एक माहौल क्रिएट करता है जिसमें पहली बात तो एक ग्रुप को दुश्मन के तौर पर प्रेजेंट करता है कि ये जो ग्रुप है देश की यूनिटी के लिए खतरा है, इसको कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए हम ताकत में आ रहे हैं। अव्वल बात। दूसरी बात, ये जो डिक्टेटर्स होते हैं इनकी एक टेंडेंसी होती है कि हमेशा से फॉरेन पावर्स के साथ अलाई करते हैं ताकि इनको जो सपोर्ट चाहिए, चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता रहे, उनकी लेजिटिमेसी दुनिया के अंदर बरकरार रहे। क्योंकि अब इनकी लेजिटिमेसी अपने लोगों के बीच उतनी नहीं है, तो ये हमेशा जो बीच के पावर स्ट्रक्चर रहते हैं, चाहे वो मस्जिद का मौलवी हो, चाहे वो चर्च का पादरी हो, रिलीजियस फिगर हो, या लैंडलॉर्ड्स हो, या ट्राइबल लीडर्स हो, उनके थ्रू जनता के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके नतीजे में प्रो पीपल पॉलिसी नहीं आ पाती। ऐसी कंट्रीज़ में एक पॉलिटिकल कल्चर नहीं होता है स्ट्रॉन्ग, और पॉलिसीज़ हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच में चलती हैं, ना कि बॉटम टू टॉप अप्रोच में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होना चाहिए। तो डिक्टेटरशिप का होना जिसने बड़ा कमज़ोर किया अफ्रीका को, सिविल वॉर्स का हो लगातार होना, वर्ल्ड पावर का जो इन्फ्लुएंस था, एक्स कॉलोनियल पावर का जो इन्फ्लुएंस था अफ्रीका में, वो होना। आप देखें
कॉन्गो के अंदर ये इल्ज़ाम लगा कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लुआम्बा की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की और गिरवाया मिलिट्री की मदद से, बिकॉज लुआम्बा जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ लेकर आ रहे थे वो अगेंस्ट थी इंटरेस्ट में किसके, बेल्जियन कंपनीज़ के। घाना को हटाने, घाना की गवर्नमेंट को गिराने के पीछे कहीं ना कहीं इल्ज़ाम वेस्ट पे लगता रहा, बिकॉज जो घाना था वो प्रो सोशलिज्म की ओर था। इसी तरह आप देखेंगे लीबिया के अंदर गद्दाफी के पैन अफ्रीकनिज्म, भले वो डिक्टेटर था, लेकिन वेस्ट ने जहाँ जहाँ उसके इंटरेस्ट पे, चाहे वो ऑयल का हो चाहे वो माइंस का हो, खतरा आया, उसने कहीं ना कहीं हमेशा से डेमोक्रेटिक रिजीम्स को अनस्टेबल करने की कोशिश की या लगातार सिविल वॉर को वहाँ बढ़ावा दिया, जिससे अनस्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये जो नियो कॉलोनियल पावर्स हैं इनके इंटरफेरेंस के कारण अफ्रीका में बना रहा। साथ के साथ में डिक्टेटर्स क्लब के तौर पे ओयू को हमेशा प्रेजेंट किया गया कि जो ओयू है ये तो डिक्टेटर्स क्लब है, बिकॉज इसका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं उनकी ताकत को, पर्सनल ताकत को बरकरार रखना है, ना कि जनता के इश्यूज़ को हैंडल डाउन करना। ज़्यादातर लीडर्स जो थे वो वन पार्टी सिस्टम के थे या कू करके आए हुए थे। ज़्यादातर कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी बड़ी कमज़ोर थी, जिसके नतीजे में इसको एक डिक्टेटर क्लब के तौर पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया गया। साथ में जो इसका फेलियर रहा सिविल वॉर्स को रोकने का में, चाहे वो रुआंडन क्राइसिस हो, चाहे वो वेरियस कंट्री में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के सिविल वॉर हो, चाहे माली के क्राइसिस हो, चाहे सोमालियन क्राइसिस हो, जब उसको हैंडल करने में जो उसका जो फेलियर रहा, इसने कहीं ना कोई ओएयू को एक इररिलेवेंट बना दिया और जो गोल से अचीव करना चाहता था वो ये अचीव नहीं कर पाया, जिसके नतीजे में 2001 में डरबन कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ्रीकन यूनियन को लॉन्च करने की बात की गई। एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो 21st सेंचुरी में अफ्रीका को लेकर चले और एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड अफ्रीका को बनाने के लिए काम करे। जो विजन था अफ्रीकन यूनियन का वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्रॉस्परस पीसफुल अफ्रीका बनाना था, जो कि अफ्रीका के सिटीजन्स के खुद की इच्छा के द्वारा आगे चले, जो अफ्रीका की बदलती हुई ताकत को रिप्रेजेंट करे और जो बदलती हुई दुनिया है उसके अंदर अफ्रीकन व्यूज़ को असर्टिव रख सके। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, वो पहली बात कॉलोनिज्म और अपार्थाइड के जो अंतिम अवशेष बचे हैं अफ्रीका में से उससे छूट पाना। देखिए आज भी कहीं ना कहीं ट्राइबल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो एंटी जो कह सकते हैं आप कॉलोनियल पावर्स के जो इन्फ्लुएंस है, एक्स कॉलोनियल पावर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी इन कंट्रीज़ में, उससे लड़ना, यूनिटी और सॉलिडिटी को बढ़ावा देना अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कोऑर्डिनेट करना कॉपरेशन को पूरे अफ्रीका में, चाहे वो हेल्थ की फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में हो, ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ अफ्रीका आगे बढ़ सके 21st सेंचुरी में। अफ्रीकन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और सिविल वॉर से अफ्रीका को बचाना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू, अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट्स को अफ्रीका में सॉर्ट आउट करना ताकि जो वर्ल्ड पावर्स उनका इंटरफेरेंस कम से कम रहे और पीसफुल अफ्रीका क्रिएट हो सके। इसके जो बेसिक ऑर्गन्स हैं वो एक असेंबली है, पहले तो जो जनरल असेंबली जहाँ हर कंट्री के मेंबर्स होते हैं, जो ये सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है अफ्रीका की, अफ्रीकन यूनियन की, ईयू की तरह, बेसिकली आप कह सकते हैं ईयू की जो काउंसिल उसकी तरह। इसके अंदर जैसे ईयू की जो आप कह सकते हैं ना जो यूरोपियन जो काउंसिल है जिसमें सारे लीडर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी तरह अफ्रीकन यूनियन की असेंबली है जिसके अंदर सारे हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट इसके मेंबर होते हैं, जिसको चेयरमैन, एक जो कॉमन चेयरमैन चुना जाता है वो चेयर करता है। ये एयू की जो पॉलिसीज़ होती हैं कि किस तरह की कॉमन पॉलिसीज़, गोल एजेंडा है वो ये सेट डाउन करेगा। जो एनुअल जो प्रोग्राम होता है कि ये टारगेट, हमको ये टारगेट को अडॉप्ट करना है, चाहे वो हेल्थ की फील्ड में हो चाहे एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन की फील्ड में, वो अडॉप्ट करता है, वो रेजोल्यूशन ये ड्राफ्ट करता है। साथ के साथ में ये जो है प्रायोरिटीज़ जो है वो डिसाइड करता है कि अफ्रीका की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, किस तरह की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में हो, हेल्थ की प्रायोरिटीज़ हो, जिसमें कॉमन एफर्ट्स के थ्रू उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। ये इसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ डिसाइड पहले की जा चुकी थी उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से हुआ उसको भी ओवरसी करता है कि क्या जो गोल्स थे, कॉमन गोल्स थे, चाहे वो हेल्थ की फील्ड में हो चाहे एजुकेशन की फील्ड में, क्या वो हम अटेन कर पाए या ना कर पाए। अफ्रीकन जो एयू का कमीशन है, एक इसके बाद होता है फिर एयू कमीशन जो डे टू डे, ये भी हेडेड बाय चेयरमैन होता है। इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली, नॉट हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये डे टू डे फंक्शन करता है। ये यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसकी तरह है। इसका जो मकसद है वो यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, दुनिया भर में उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना है। कहीं ना कहीं दुनिया में ये फॉरेन विंग की तरह काम करता है अफ्रीकन यूनियन के, ये रिप्रेजेंट करता है अफ्रीकन इंटरेस्ट को दुनिया में। ये डे टू डे वर्क की किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो पॉलिसीज़ बनाई गई उसको इंप्लीमेंट करवाना इसका काम है। ड्राफ्ट करना जो है वो अफ्रीकन असेंबली जो है, असेंबली का काम है। इसका काम, जो कमीशन का काम है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ओवरसी करना है कि वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाना है। साथ के साथ में ये मेन ड्राफ्ट्स बनाना, कॉमन पोजीशन जो अफ्रीकन यूनियन की है ग्लोबल लेवल पे इश्यूज़ पे, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल, ट्रेड बैरियर्स रिलेटेड, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ये स्ट्रेटजी बनाता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो डिस्कशन होगा उसके लेकर। इसके सिवाय जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल की तरह है। अफ्रीकन यूनियन की जो सिक्योरिटी, ये जो पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल है, कहने कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरह यूएन की। इसका मकसद जो है वो अफ्रीका की सिविल वॉर एक कांस्टेंट फील रहा, तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव सिक्योरिटी अपरेटस क्रिएट करना, जिससे अफ्रीका में जो सिविल वॉर्स हो रही हैं या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, उनको रोकना,
कलेक्टिव सिक्योरिटी और वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है कि मतलब अगर कहीं अफ्रीका में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दिख रहा है तो दुनिया को उसके बारे में बताना, अफ्रीका के लीडर्स को उसके बारे में बताना, कहीं ना कहीं नज़र रखना, उस इशू को डिस्कशन के लिए लेके आना, कोशिश करना कि आर्बिट्रेशन से वो इशू को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसके सिवाय ऐसे जो इशूज़ हैं इन पे टाइमली और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने। जैसे केनिया में अभी अल शबाब का जो दौर चल रहा है जो टेररिस्ट ग्रुप का है, तो इसको लेके जॉइंट अफ्रीकन फोर्सेस वहाँ लड़ रही हैं ताकि जो टेररिस्ट हैं इनसे उस इलाके को बचाया जा सके। या रुआंडा और बुरुंडी की क्राइसिस में जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन की फोर्सेस ने वहाँ की पीस को मेंटेन करने की कोशिश की, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। साथ के साथ में ये इंश्योर करना कि जो अफ्रीका है इसके अंदर कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट होने से रोका जा सके। तो ये एक तरह से इसका सिक्योरिटी अपरेटस की तरह काम करते हैं, जिसमें रीजनल बेसिस पे जो अफ्रीका को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है 5 रीजनल ग्रुप्स में, उसके हिसाब से टोटली 15 मेंबर्स को इलेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की तरह ये कह सकते हो। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट जिसमें 265 मेंबर्स हैं, जिन्हें नेशनल लेजिस्लेचर जो नेशनल पार्लियामेंट्स हैं वो इलेक्ट करती हैं। 3 साल का इसका टर्म है। ये लेजिस्लेटिव आर्म है ईयू की, जो डिस्कस करती है किस तरह के जो कॉमन लॉज हैं वो एयू को बनाना चाहिए, किस तरह से इन इशूज़ पे डिस्कशन होना चाहिए, किस तरह से इन इशूज़ को आपके कॉमन एजेंडाज को सेट डाउन करना चाहिए। लेकिन ये ईयू की पार्लियामेंट की तरह पावरफुल नहीं है उतनी, और ना अभी डेवलप हो पाई है। इसके सिवा इकोसॉस, दैट इज इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल काउंसिल, ये सिविल सोसाइटी की कंसल्टिव बॉडी की तरह एक काम करती है। और ये इसमें सिविल रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रोफेशनल्स और एनजीओज के लोग शामिल होते हैं। और इसका मकसद जो गोल सेट डाउन किए गए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, उन पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। अफ्रीकन कल्चर को प्रमोट करना, सोशल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना, वो इन चीज़ों पर काम करते हुए आगे बढ़ती है। अफ्रीका यूनियन को बेसिकली 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका अरब इन्फ्लुएंस में, सदर्न अफ्रीका बहुत ट्राइबल है, जुलू वगैरह, साउथ अफ्रीका आ जाता है जो कंपेरेटिव डेवलप है। सेंट्रल अफ्रीका बिल्कुल हब है, जो पुराना अफ्रीकन कल्चर और काफ़ी अनस्टेबल रहा, इसमें कॉन्गो आ जाएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ जाएगा। जो वेस्टर्न अफ्रीका है इसमें सब सहारन कंट्रीज़, गिनी जैसी कंट्री, घाना जैसी कंट्रीज़ आ जाएंगी जहाँ अनरेस्ट हमेशा होता रहता है। और जो जो ईस्ट कोस्ट है इसका, उसके अंदर कीनिया जैसी कंट्री, कीनिया, तंजानिया ऐसी कंट्रीज़ आएंगे जो कंपेरेटिवली एक स्टेबल डेमोक्रेसी का आभास देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि अफ्रीका में आप कहीं भी देखें तो लीडरशिप हमेशा से कहीं ना कहीं करप्ट रही है, मॉरली और फाइनेंशियली। जो मेजर इश्यूज़ जो अफ्रीकन यूनियन के सामने है और जिसको वो डील करना चाहता है, वो हेल्थ के इशूज़ हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन। अफ्रीका में माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है। मलेरिया, HIV, इबोला वायरस। अफ्रीका का हेल्थ सिस्टम सालों निगलेक्ट के कारण बड़ा कमज़ोर है। तो अफ्रीकन यूनियन का मकसद है एक कॉमन हेल्थ पॉलिसी को लेकर चलना, ताकि अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हेल्दी रहेगा तो इकोनॉमिक इनपुट बढ़ेगा, जिसके नतीजे में एक मजबूत अफ्रीका बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रमोट करना उसका मेन एजेंडा है। पॉलिटिकल जो इसके सामने इशूज़ हैं वो है अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स। आज भी अफ्रीका की कई सारे, अभी रिसेंटली माली के अंदर तख्ता पलट हुआ है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर डिक्टेटरशिप है। अगर आप बात करें तो अफ्रीका की कई कंट्रीज़ जो हैं, नाइजीरिया हो, इलेक्शंस होते हैं बट वहाँ एक फसाद डेमोक्रेसी है। अफ्रीका की कोई भी कंट्री, शायद मॉरिशस को अगर छोड़ दिया जाए या साउथ अफ्रीका कुछ एग्जाम्पल्स के तहत छोड़ दिया जाए, तो वहाँ रियल डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर रियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। हर जगह एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर शायद चेंज हो जाता है, बट ताकत कुछ खास ग्रुप्स के हाथ में होती है जो पपेट्स होते हैं वर्ल्ड रिजीम के। सिमिलरली या अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं। तो एक ये बड़ा मेजर चैलेंजेस उसके सामने है। ट्राइबल वॉर्स बहुत कॉमन है, जैसे कि अभी माली में है तुआरेग वर्सेस अरब्स, या जिस तरह से अल शबाब वाला, या साउथ सूडान में जो है जो ट्राइबल वॉर सालों साल चलता रहा। ये हिस्टोरिकल जो ट्राइबल कल्चर के कारण एक वीक सेंट्रलाइज सोसाइटी नहीं होने के कारण ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अफ्रीका में हमेशा देखने को मिलती है। सिविल वॉर्स अलग अलग बेसिस पे होते रहते हैं, आज तक चल रहा है। कटांगा कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्गो का है वो आज तक चल रहा है। अगर आप आगे बढ़ते इकोनॉमिक इशूज़, वही नियो कॉलोनिज्म। पहले बेल्जियम, फ्रांस ने किस तरह वहाँ लगातार अपनी पसंद से लीडर्स को हटाया, उनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। आज वही चाइना कर रहा है। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तंजानिया में, केनिया में, साउथ सूडान में, लेकिन उसका मकसद वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट नहीं, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है चाइनीज़ फायदे के लिए। पाइपलाइन बताई जाती है साउथ सूडान से लेकर कीनिया तक, एक नया पोर्ट लामू कीनिया में बनाया जाता है, बट उसका मकसद कीनिया के ट्रेड से ज़्यादा उस पोर्ट के थ्रू चाइना की जो एनर्जी नीड्स है उसको पूरा करना है। तो इस तरह से आज भी आप देखें कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं अफ्रीका के अंदर नियो कॉलोनिज्म से बाज नहीं आती। इकोलॉजिकल इशूज़, एफॉरेस्ट्रेशन, अनप्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके कारण बड़े इकोलॉजिकल मेजर क्राइसिस जो अफ्रीका में आ रहे हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ, एक मेजर चैलेंजेस है। लीगल इशूज़,
अफ्रीका में कई सारे ब्रेक अवे नेशंस हैं जिनका दुनिया में कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लगातार सिचुएशन होते रहते हैं, जैसे वेस्टर्न अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसको वेस्टर्न अफ्रीका में जो वेस्टर्न अरब साराभाई रिपब्लिक जो है, जिसको मोरक्को अपना क्लेम करता है, अफ्रीकन यूनियन कहता है, वो साराभाई रिपब्लिक एक अलग रिपब्लिक है। सोमालीलैंड जो सोमालिया से ब्रेक अवे स्टेट है। तो इस तरह के जो सिचुएशनिस्ट मूवमेंट हैं ये कहीं ना कहीं लीगल इशूज़ को प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं। टेररिज्म, आइसिस, अल शबाब, अल नसूरा, नाइजीरिया में बढ़ता हुआ टेररिज्म अगेंस्ट क्रिश्चियंस, कीनिया के अंदर बढ़ता हुआ टेररिज्म, अल शबाब, नुसरा फ्रंट, इस तरह के जो कुछ सालों में जो इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चक्कर में जो टेररिज्म का राइज हुआ, खास करके लीबियन क्राइसिस के बाद में, उसने कहीं ना कहीं टेररिज्म को एक मेजर प्रॉब्लम के तौर में अफ्रीका में प्रमोट किया है। तो ये तो सब प्रॉब्लम्स हैं, बट फ़ायदा क्या है? अफ्रीकन यूनियन क्या कर सकता है? तो इसमें एक नई चीज़ आती है जो एजेंडा 2063, वो गोल्स जो अफ्रीका अचीव करना चाहता है 2063 तक। ये बात करता है अफ्रीका प्रॉस्पेरिटी की, एक ऐसे प्रॉस्परस अफ्रीका की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस हो, जहाँ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे एनवायरनमेंट को बर्बाद ना किया जाए, जहाँ सोशल डेवलपमेंट हो, जहाँ हेल्थ का डेवलपमेंट हो, जहाँ एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, जहाँ इगेलिटेरियन डेवलपमेंट हो, ना कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। ये इंटीग्रेटेड करना चाहता है अफ्रीका को इकोनॉमिकली। ये गुड गवर्नेंस की बात करता है कि देखिए अफ्रीका में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ है। तो आप वो चीज़ों को, गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंश्योर करना चाहते हैं। आप इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी भी तरह अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर आपका अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, उसके अंदर इफेक्टिव गवर्नमेंट्स है, उसके अंदर लिबरल गवर्नमेंट्स हैं, उसके अंदर ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो ट्रांसपेरेंट हो। तो इन कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना, ह्यूमन राइट्स को, रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना, इंश्योर करना कि हर अफ्रीकन के पास बेसिक नेसेसिटीज़ हों लाइफ को जीने की, पीसफुल एंड सिक्योर अफ्रीका, इन सिविल वारों से पास लाना, बेटर कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिकल कोऑर्डिनेशन के चक्कर में इंक्लूसिव ग्रोथ जब होगी, अलग अलग ट्राइब्स की बाकायदा ग्रोथ होगी, सिविल वॉर के चांस कम होंगे, उस चीज़ को बढ़ावा देना, एक ऐसा अफ्रीका बनाना जो एक्टिव रोल प्ले कर सके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और अफ्रीका को नियो कॉलोनिज्म के चंगुल से बचाना। बहुत अच्छी बात है। इसका फ़ायदा, एक यूनाइटेड अफ्रीका कहीं ना कहीं दुनिया को एक नई राह दिखा सकता है। अफ्रीका के कई देश जहाँ युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तब हो सकता है जब वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो विलिंगफुली अपनी ताकत को सरेंडर करे या रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश करे। लेकिन अफ्रीका के साथ सबसे बड़ा डिलेमा ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पावरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका कतई इंटरेस्ट नहीं है कभी भी हिस्टोरिकली कि वो अफ्रीकन लोगों के व्यू के हिसाब से काम करे या अफ्रीका की जो आवाम है उसके हाथ में रियल ताकत दे। इसके नतीजे में हमेशा ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अफ्रीका में बढ़ी रहती है। साथ में चाइना जैसी कंट्रीज, यूएसए जैसी कंट्री, जिसने कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में हम देखते हैं किस तरह से कोल्ड वॉर के अंदर जब अंगोला के एक्सप्लॉयटेशन को भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, अंगोला में जब पोर्तुगल पावर करते, बिकॉज वहाँ कम्युनिस्टों को उन्हें लगता था कि अगर अंगोला आज़ाद हुआ तो कम्युनिज्म आ सकता है। सेम काम उन्होंने घाना में किया। तो किस तरह से वर्ल्ड पावर ने हमेशा से अफ्रीका को अनस्टेबल किया, ये देखने में आता है। अफ्रीका का एक तरह से ग्रोथ या डेवलपमेंट या अफ्रीकन यूनियन की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिजीम है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट हो, एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट हो जहाँ पे वो फॉर द पीपल काम करें, गवर्नमेंट केवल वो ना हो जो ऊपर से इम्पोज करे। तो ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमैटिक हैं अफ्रीका के सामने, बहुत बड़े चैलेंजेस है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये एक बेटर कोऑर्डिनेटेड अफ्रीका तभी बन सकता है जब अफ्रीकन लीडरशिप डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगी, पॉलिटिकल कल्चर को प्रमोट करेगी। इसके नतीजे में एक स्टेबल प्रॉस्परस अफ्रीका बनेगा जो शायद दुनिया को डेवलपमेंट की राय दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।